हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 की हिंदी। आज हम नया चैप्टर पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है नीलकंठ। और महादेवी ब्रह्मा जी द्वारा रचित ये एक रेखा चित्र है जिसमें उनके पास जो दो मोर थे, जिसमें से एक का नाम नीलकंठ है, वो उनके पास कैसे आया वो यहाँ पर इस गद्य खंड में वो दर्शाया गया है। इसी चैप्टर को हम आज पढ़ने वाले हैं। तो देखिए क्या यहाँ पर लिखती हैं महादेवी ब्रह्मा जी। तो लेखिका क्या कह रही हैं कि उस दिन एक अतिथि को स्टेशन पहुंचाकर मैं लौट रही थी कि चिड़ियों और खरगोशों की दुकान का ध्यान आ गया। तो यहाँ पर क्या कह रही हैं कि मैं किसी अतिथि को स्टेशन पर पहुंचाकर लौट रही थी कि उनको चिड़ियों और खरगोशों की दुकान का ध्यान आ गया। मैंने ड्राइवर को उसी ओर चलने का आदेश दिया। तो लेखिका ने ड्राइवर को उसी ओर चलने का आदेश दिया। क्या कहते हैं, बड़े मियाँ चिड़िया वाले की दुकान के निकट पहुंचते ही उन्होंने सड़क पर आकर ड्राइवर को रुकने का संकेत दिया। मेरे कोई प्रश्न करने से पहले ही उन्होंने कहना आरंभ किया, सलाम गुरुजी, पिछली बार आने पर आपने मोर के बच्चों के लिए पूछा था। शंकरगढ़ से एक चिड़ी मार 2 मोर के बच्चे पकड़ लाया है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, जो बड़े मियाँ थी बड़े मियाँ थे, उन्होंने क्या कहा कि आप पिछली बार मोर के बारे में पूछ रहे थे। तो यहाँ पर बताते हैं कि शंकरगढ़ से जो है 2 चिड़ी मार दो, जो चिड़िया मारने वाले हैं उनको चिड़ी मार कहा जाता है, 2 मोर के बच्चे पकड़ लाया है। एक मोर है और एक मोरनी है। आप पाल ले, मोर के पंजों से दवा बनती है। तो ऐसे ही लोग खरीदने आए थे। आखिर मेरे सीने में भी तो इंसान का दिल है, मारने के लिए ऐसी मासूम चिड़ियों को कैसे दूं। टालने के लिए मैंने कह दिया गुरुजी ने मंगवाए हैं। तो यहाँ पर जो जिनकी शॉप में वो गए थे, जो चिड़िया वाले ने क्या कहा, चिड़िया वाले की दुकान पर वो पहुंचे तो उसने क्या कहा कि तो यहाँ पर मोर आए हैं और चिड़ी मार ने मुझे क्या कर दिए हैं, ये पकड़ कर दे दिए हैं। इसके कई खरीदार आए, लेकिन वो जो हैं क्यों खरीद रहे थे, क्योंकि मोर के जो पंजे हैं उससे दवाई बनती है, तो वो मारने के लिए इनको खरीद रहे थे। तो क्या कहते हैं कि मेरे सीने में भी दिल है, इसलिए मैंने जो है उसको ये कह के टाल दिया कि गुरुजी ने मंगाए हैं। तो क्या कह रहे हैं, वैसे यह कमबख्त रोजगार ही खराब है। तो अब क्या कह रहा है वो, जहां पर वो चिड़िया को देखने गए थे तो वो क्या कह रहे हैं कि ये रोजगार ही खराब है, बस पकड़ो पकड़ो और मारो मारो। तो क्या कह रहे हैं कि बस ये रोजगार ही ऐसा है, लेकिन हमें भी उन चिड़ियाओं पर क्या आती है, दया आती है। तो आगे कहते हैं, बड़े मियाँ के भाषण की तूफान मेल के लिए कोई निश्चित स्टेशन नहीं है। यानी कि जो बड़े मियाँ हैं वो बहुत ज्यादा बोलते हैं और वो लगातार बोलते ही रहते हैं। तो यहाँ पर लेखिका कह रही है, सुनने वाला थक कर जहाँ रोक दे वही स्टेशन मान लिया जाता है। अब क्या कह रही है कि वो इतना बोलते हैं कि किसी को ना तो बोलने देते हैं और ना ही चुप रहते हैं। तो क्या कह रहे हैं, जहां पर सुनने वाला जो है थक कर रोक दे वही स्टेशन मान लिया। यानी कि वो इतना बोलते हैं कि सुनने वाले को ही कुछ बोलना पड़ता है या उनको रोकना पड़ता है, तब जाकर के वो चुप रहते हैं। इस तथ्य से परिचित होने के कारण ही भी मैंने बीच में उन्हें रोक कर पूछा, क्योंकि वो जानते थे कि ये तो बहुत बोलते रहेंगे। तो यहाँ पर लेखिका ने उनको बीच में ही रोक दिया। क्या कहने लगे, मोर के बच्चे हैं कहाँ। तो यहाँ पर लेखिका ने कहा कि ठीक है, आपकी बात सही है, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि जो मोर के बच्चे हैं वो हैं कहाँ। इतने में देखिए क्या होता है, बड़े मियाँ के हाथ के संकेत। तो बड़े मियाँ जहां पर वो चिड़िया थी, तो वो जो है संकेत, हाथों के संकेत का अनुसरण करते हुए मेरी दृष्टि एक तार के छोटे से पिंजड़े तक पहुंची जिसमें तीतरों के समान 2 बच्चे बैठे थे। तो जो बड़े मियाँ थे वो जो है बोलते जा रहे थे, और जब बीच में ही रोक करके लेखिका ने उनको पूछा कि ठीक है, आप जो कह रहे हैं ठीक है, लेकिन चिड़िया के बच्चे हैं कहाँ। तो वो जो है लगातार बोलते, क्योंकि बहुत ज्यादा बोलने वाले थे, तो वो जो है एक तरफ से इशारा कर रहे हैं, दूसरी तरफ से बोल रहे हैं। उन्होंने जब जैसे ही इशारा किया तो क्या कह रहे हैं कि पिंजड़ा की उनकी नजर जो है कहाँ पर पड़ी, उनकी दृष्टि एक तार के छोटे से पिंजड़े तक पहुंची जिसमें तीतरों के समान 2 बच्चे बैठे थे। तो उस तार के जो पिंजरा था उसमें तीतर की जैसे जो है 2 छोटे से बच्चे थे। अब क्या कह रहे हैं कि पिंजड़ा इतना संकीर्ण यानी कि नैरो, बिल्कुल छोटा था कि वे पक्षी
सावक जाली के गोल फ्रेम में किसी जड़े चित्र जैसे लग रहे थे। यानी कि वो इतना छोटा था कि दोनों बिल्कुल उसमें अंदर बंद हो गए थे और ऐसा लग रहा था कि जैसे क्या होगा, ये कोई चित्र होगा। अब मेरे निरीक्षण के साथ साथ बड़े मियाँ की जो भाषण मेल चली जा रही थी, यानी कि मैं उन पक्षियों को देख रही थी, तब तक जो है जो बड़े मियाँ हैं वो बोलते जा रहे थे, कुछ ना कुछ बोलते जा रहे थे। ईमान कसम गुरुजी, चिड़िया मार ने मुझसे इस मोर के जोड़े के नगद जो है, क्या कह रही है यहाँ पर देखिएगा कि जो चिड़िया मार था उन्होंने उस चिड़िया के जो है कितने लिए, 30 रुपये लिए थे। 12 कहा, भाई जरा सोच तो, अभी इसमें मोर की कोई खासियत भी नहीं है। तो लेखिका क्या कह रही है कि उसने मुझसे 30 रुपए लिए। मैंने जब 12 कहा कि भाई जरा सोच तो, अभी इनमें मोर की कोई खासियत भी नहीं है कि तो इतनी बड़ी कीमत ही मांगने चला। तो जब लेखिका ने कहा कि ये तो अभी मोर जैसे दिख भी नहीं रहे हैं, तीतर के जैसे बच्चे लग रहे हैं, तो आप इसको 12 रुपए में दे दो। लेकिन उसने नहीं माना, पर वह मुझी क्यों सुनने वाला, आपको ख्याल करके आपका ख्याल करके अछता पछता कर देना ही पड़ा। तो लास्ट में उनको यानी कि जैसे तैसे करके देना ही पड़ा, वो माना नहीं। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, अब आप जो मुनासिब समझें। अस्तु 30 चिड़िया मार के नाम के और 5 बड़े मियाँ के ईमान के देकर जब मैंने वह छोटा पिंजड़ा कार में रखा, तब मानो वह जाली के चौखट का चित्र जीवित हो गया। यानी कि जब उस जो छोटा सा चिड़िया घर वो था, पिंजड़ा था, उससे जब उन चिड़िया को बाहर निकाला, तो क्योंकि वहां वो बहुत ही संकीर्ण था, बहुत ही नैरो था, तो फिर उसको जब बाहर निकले तो फिर उनमें जान आई। तो क्या कह रही है यहाँ पर लेखिका कि मैंने जो है उनको 30 रुपए तो दिए, और उसके साथ साथ जो चिड़िया बेचने वाला था उसको ईमान भी दिया। यानी कि टोटल उन्होंने इन दो पक्षियों के कितने दिए, 35 रुपए दिए। ठीक है, तो अब जो है क्या कह रही है कि जैसे ही मैंने उनको क्या किया, ईमान देकर जब मैंने वह छोटा पिंजड़ा कार में रखा, तब मानो वह जाली के चौखट का चित्र जीवित हो गया है। क्योंकि पहले वो कितने क्या हो रखे थे, अंदर बिल्कुल ही ऐसी स्थिति में थे जैसे कि चित्र होंगे। ठीक है ना, हिल डुल नहीं रहे थे। जैसे ही उसको कार में रखा गया तो जैसे कि वो चित्र जो है जीवित हो गए हों। दोनों पक्षी शावकों के झटपटाने से लगता था मानो पिंजड़ा ही सजीव और उड़ने योग्य हो गया है। घर पहुंचने पर जब सब कहने लगे, तो जब वो घर पहुंची तो यहाँ पर सब लोग क्या कहने लगे कि तीतर है, मोर कहकर ठग लिया। तो जब हम दुकान से कोई चीज लाते हैं, क्योंकि वो इतने छोटे थे कि अब वो मोर जैसी कोई बात ही उनमें न थी, तो जब वो घर पहुंची तो उन्होंने घर वालों ने क्या कहा कि ये तो तीतर है, मोर कहकर ठग लिया है तुम्हें किसी ने, है ना। जाने, ठीक है, कदाचित अनेक बार ठगे जाने के कारण ही ठगे जाने की बात मेरे चिढ़ जाने की दुर्बलता बन गई है। अप्रसन्न होकर मैंने कहा, मोर के क्या सुरखाब के पर लगे हैं। तो यहाँ पर देखिए बार बार उनके घर वाले क्या कह रहे थे कि तुम्हें ठग लिया गया है, ये मोर के बच्चे नहीं हैं बल्कि तीतर के बच्चे हैं। तो देखो वो बार बार ठग जाने यही बात कह रहे थे, तो वो चिढ़ गई। तो उन्होंने चिढ़ करके क्या कहा कि मोर के क्या सोने के पंख लगे रहते हैं, तो पक्षी ही है। तो क्या कहती हैं, है तो पक्षी ही, चाहे ये तीतर है या मोर है तो पक्षी ही। तो इस पर देखिए चिढ़ा दिया जाने के कारण ही संभवतः उन दोनों पक्षियों के प्रति मेरे व्यवहार और यत्न में कुछ विशेषता आ गई थी, क्योंकि सभी लोग उनको चिढ़ा रहे थे घर में कि ये जो है तुम्हें ठग लिया गया है, ये मोर नहीं है बल्कि ये तीतर के बच्चे हैं। अब जो है क्या कह रही हैं कि क्योंकि बार बार घर वाले उनको चिढ़ा रहे थे, तो क्या कह रही है यहाँ पर लेखिका कि कहीं ना कहीं उन पक्षियों के प्रति जो है मेरा भी व्यवहार क्या हो गया था, थोड़ा सा चेंज हो गया था, उनमें विशेषता आ गई थी। पहले अपने पढ़ने लिखने के कमरे में उनका पिंजड़ा रखकर उसका दरवाजा खोला, फिर 2 कटोरों में सत्तू की छोटी छोटी गोलियां और पानी रखा। तो क्या कहती हैं, जैसे ही वो अपने घर में इन चिड़ियाओं को ले गई तो वहां पर पहले उन्होंने क्या किया, उन पिंजड़ों को कमरे में उनका जो है पिंजड़ा रखा। इसके बाद उसका दरवाजा खोला क्योंकि पहले वो बंद था, और दरवाजा खोलने के बाद उन्होंने फिर क्या किया, फिर 2 कटोरों में
सत्तू की छोटी छोटी गोलियां और पानी रखा। वे दोनों चूहेदानी जैसी पिंजड़े से निकलकर कमरे में मानो खो गए, क्योंकि वो कमरों में खो गए का मतलब वो कहीं कहीं निकल जा रहे थे, कमरे में कहीं कहीं छुप जा रहे थे। तो कभी मेज के नीचे घुस गए और कभी अलमारी के पीछे। अंत में इस लुका छिपी से थक कर उन्होंने मेरी रद्दी कागजों की टोकरी को अपने नए बसेरे का गौरव प्रदान किया, यानी कि जहां पर उनकी रद्दी रखी हुई थी वहीं पर वो दोनों पक्षी जा करके रहने लगे, वहीं पर वो अपना नया घर उन्होंने बसेरे का गौरव प्रदान किया। अब कह रही हैं कि 2-4 दिन में वे इसी प्रकार दिन में इधर उधर गुप्तवास करते, यानी कि वो खोए रहते, घर में इधर उधर जाते और अंत में और रात में रद्दी की टोकरी में प्रकट होते रहे। यानी कि दिन भर तो वो इधर उधर जाते थे और जैसे ही रात होती थी वो उसी रद्दी की टोकरी में उनको मिल जाते थे। आगे लेखिका कहती हैं, फिर आश्वस्त हो जाने पर कभी मेरी मेज पर, कभी कुर्सी पर और कभी मेरे सिर पर अचानक आ आविर्भूत होने लगे। ठीक है ना। खिड़कियों में तो जाली लगी थी पर दरवाजे मुझे निरंतर बंद रखना पड़ता था। तो यहाँ पर लेखिका कह रही है कि खिड़कियां तो बंद थी लेकिन दरवाजे मुझे जो है निरंतर बंद रखना पड़ता था। खुला रहने पर चित्रा, यानी कि जिसका चित्रा एक बिल्ली है उनकी, लेखिका की, तो मेरी बिल्ली इन नवागंतुकों का पता लगा सकती थी। यानी कि यदि बिल्ली उनको देख लेती तो उनका क्या कर देती, वहीं पर शिकार कर देती। ठीक है ना, उनको मार देती और तब उनके शोध का क्या परिणाम होता यह अनुमान करना कठिन नहीं है, यानी कि बिल्ली उनको मार जाती। वैसे वह चूहों पर भी आक्रमण नहीं करती, यानी कि उनकी जो बिल्ली थी चित्रा, वो जो है चूहों पर भी आक्रमण नहीं करती थी। लेकिन यहाँ तो दो सर्वथा अपरिचित पक्षियों की अनाधिकार चेष्टा का प्रश्न था, यानी कि एक अपरिचित दो यहाँ पर पक्षी आ गए थे तो शायद वो बिल्ली चित्रा उन पर आक्रमण कर सकती थी। तो यहाँ पर क्या कह रही है, वैसे तो वो बिल्ली जो उनकी चित्रा थी वो जो है चूहों पर भी आक्रमण नहीं करती थी, क्योंकि उनके घर में जो चूहे भी थे वो सबको पालती थी, है ना। तो यहाँ पर क्या कह रही है, तो ये जो एक नए पक्षी थे क्या पता उनको देखकर वो मार दी थी, उनके लिए उसके लिए उनको क्या करना पड़ता था, दरवाजा बंद रखे रहे और ये दोनों उसकी दृष्टि से ऐरे गहरे मेरी मेज को अपना सिंहासन बना लें। यह स्थिति चित्रा जैसी अभिमानिनी मार जारी के लिए असहाय ही कही जाएगी। यानी कि वो दो नए पक्षी थे वो उसके मेज पर, जहाँ चित्रा का जो मेज था, बिल्ली थी जो, उसको अपना वो बना रहे हैं, तो इसको शायद वो बिल्ली सहन न कर पाती। जब मेरे कमरे का कायाकल्प चिड़िया खाने के रूप में होने लग गया, तो कुछ दिनों के बाद जो है उनके कमरे का जो कायाकल्प है वो चिड़िया खाने के रूप में होने लगा। तब मैंने बड़ी कठिनाई से दोनों चिड़ियों को पकड़कर जाली के बड़े घर में पहुंचाया जो मेरे जीव जंतुओं का सामान्य निवास था। तो यहाँ पर लेखिका ने कई प्रकार के उन्होंने जीव जंतु अपने पास रखे हुए थे। एक बड़ा कमरा था जहाँ पर अनेक प्रकार के जीव जंतु उनके पास थे। तो उन्होंने क्या कहा कि कुछ दिन जब वो दोनों मोर कहाँ रहे, लेखिका के साथ रहे, लेकिन क्योंकि वो पशु पक्षी हैं, पक्षियों ने वहां गंदगी की, तो उन्होंने क्या कहा कि कुछ दिन बाद जो है जब मेरे कमरे का जो कायाकल्प है वो चिड़िया खाने के रूप में होने लगा, तब उन्होंने उन दोनों को बड़ी कठिनाई से दोनों को जो है चिड़िया घर में, जहाँ पर उनका कमरा था, जहाँ पर और भी चिड़िया और पशु पक्षी थे, वहां पर रख दिया। अब देखिए उस नए कमरे की क्या स्थिति हो जाती है, क्योंकि नई जब मेहमान कोई आता है तो उसे देखकर जो है हर कोई क्या करता है, थोड़ा सा अटपटा सा उनको लग जाता है। दोनों नवागंतुकों ने पहले से रहने वालों में वैसा ही कौतूहल जगाया जैसा नववधु के आगमन पर परिवार में स्वाभाविक है। तो जैसे नई वधु यानी कि नई दुल्हन जो है घर में आती है और सब लोग उसको देखते हैं, ये कैसा है, कैसे बात करती है, कैसे खाना बनाती है, कैसे घर में, ऐसे ही वो जब दो चिड़िया कहाँ गए, उनके नए चिड़िया घर में उन्होंने रखा, तो वहां जो अन्य जीव जंतु और पशु पक्षी थे वो जो है वैसे ही व्यवहार कर रहे थे जैसे नववधु जो है घर में आ जाती है, और सभी लोग उसको ऑब्जर्व यानी उसको देखने लग जाते हैं। तो सभी ने इसी प्रकार का व्यवहार किया और ये स्वाभाविक भी है। लक्का कबूतर नाचना छोड़कर, जो उनके कबूतर का नाम क्या था, लक्का, वो नाचना छोड़कर दौड़
दौड़ पड़े और उनके चारों ओर घूम घूम कर गुटरगू की रागिनी अलापने लगे। यानी कि जो क्या थे, कबूतर थे, वो क्या करने लगे, पहले नाचते थे, अब नाचने के बदले उन दोनों के चारों तरफ वो घूम घूम कर गुटरगू करने लगे। ठीक है, आगे देखिए, बड़े खरगोश सभ्य सभासदों के समान क्रम में बैठकर गंभीर भाव से उनका निरीक्षण करने लगे। जो बड़े खरगोश थे, वो ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई सभा बैठी हो, और जैसे इंसान बैठते हैं ना किसी सभा में, और जब हम किसी मेहमान का इंतजार करते हैं, आपके स्कूलों में भी कभी कोई मेहमान आता है, कोई बड़े अधिकारी आते हैं, तो फिर आप लोग भी जब वो आते हैं तो कैसे देखते हैं, बिल्कुल सभ्य होकर, बड़े उससे आप लोग भी अनुशासित होकर आप बैठ जाते हैं। तो यहाँ पर लेखिका क्या कह रही है कि उनके जो चिड़ियाघर था, वहां पर कबूतर जो है, जो पहले दौड़ते थे, जो पहले नाचते थे, अब वो जो है उन दोनों की तरफ, चारों तरफ क्या करने लग गए, उनके चारों तरफ दौड़ने लगे और गुटरगू करने लग गए। वहां पर जो बड़े खरगोश थे, ऐसा लग रहा था कि वो बड़े सभ्य हैं, और एक सभ्य सदों के समान जो है वो क्रम में बैठकर, यानी कि एक लाइन में बैठकर, मैं कह रही जैसे आपकी क्लास में कई बार बच्चे हल्ला करते हैं और टीचर आता है तो बच्चे बिल्कुल शांत हो जाते हैं और बिल्कुल लाइन पर बैठ करके बिल्कुल साइलेंट हो जाते हैं। तो ऐसे ही वो खरगोश भी वहां पर हो गए और समान क्रम में बैठकर, यानी कि एक लाइन में बैठ करके गंभीर भाव से उनका निरीक्षण करने लग गए। तो आपके स्कूल में यदि अचानक से कोई आ गया क्लासरूम में, तो सभी बच्चे उनको देखेंगे कि ये कौन है, ये कहाँ से आए हैं, ये क्यों आए हैं। तो ऐसे ही वो बड़े खरगोश भी वहां पर उन दोनों मोरों को देख करके उनका निरीक्षण करने लग गए। ठीक है, आगे कहती है लेखिका, ऊन की गेंद जैसे छोटे खरगोश उनके चारों ओर उछल कूद मचाने लग गए। ये तो बड़े खरगोशों का हाल था। अब छोटे खरगोशों के क्या हाल थे कि ऊन की गेंद जैसे छोटे खरगोश उनके चारों ओर उछल कूद करने लगे, और छोटे खरगोश उनके चारों ओर, क्योंकि वो छोटे थे तो वो चारों ओर क्या करने लगे, उछल कूद करने लगे। तो तोते मानो भली भांति देखने के लिए एक आंख बंद करके उनका परीक्षण करने लगे। उस दिन मेरे चिड़ियाघर में मानो भूचाल आ गया था। ठीक है, तो क्या कह रही है लेखिका कि जो आगे जो है कौन थे, वहां पर तोते थे, वो भली भांति देखने के लिए एक आंख बंद करके, क्योंकि वो भी पशु पक्षी हैं, और नई पक्षी को देख करके वो सभी जो है एकदम से क्या हो गए हैं, जैसे कि वहां पर कोई भूचाल आ गया हो। तो क्या कह रही है लेखिका कि उस दिन जैसे मानो मेरी चिड़ियाघर में भूचाल आ गया हो। ठीक है, सभी पशु पक्षी वहां जो है उन दोनों मोरों को देख करके क्या हो गए, आश्चर्य हो गए कि ये है कौन, क्योंकि वो नए थे। ठीक है, आगे लेखिका कहती हैं कि धीरे धीरे दोनों मोर के बच्चे बढ़ने लग गए, क्योंकि बहुत छोटे थे वो दोनों बच्चे, तो धीरे धीरे दोनों मोर के बच्चे जो है बढ़ने लगे। उनका कायाकल्प वैसा ही क्रमशः और रंगमय था जैसा इल्ली से तितली का बनना। ठीक है, तो जैसे ही वो बड़े होते रहे, तो इल्ली से जैसे तितली बनती है और रंग बिरंगे उसमें क्या आ जाते हैं, कलर आ जाते हैं, तो उनके जो शरीर का जो कायाकल्प था वो उसी प्रकार से परिवर्तित हो रहा था। तो लेखिका कह रही है कि उनका जो कायाकल्प है वैसे ही क्रमशः और रंगमय था, यानी कि एक क्रम में हो रहा था। आपने इल्ली को देखा होगा किस प्रकार से वो तितली बनती है, तो ऐसे ही क्रमबद्ध जो है उन दोनों मोरों के भी जो है अलग अलग, क्योंकि जब छोटे थे तो बहुत ही वैसे लग रहे थे वो, बिल्कुल ऐसा कि जैसे, क्योंकि घर वालों ने भी ये बोला था कि ये तीतर के बच्चे हैं, क्योंकि उस समय उनमें वो रंग नहीं आता है। जैसे धीरे धीरे बढ़ते हैं तो उनके जो पंख हैं वो क्या हो जाते हैं, रंग बिरंगी हो जाते हैं। तो इसी प्रकार से उनमें भी आया था। मोर के सिर की जो कलंगी है और सघन और ऊंची तथा चमकीली हो गई थी। उसमें एक मोर था और एक मोरनी थी। तो मोर की जो कलंगी है ऊपर से, वो जो है सघन हो गई थी, गहनी हो गई थी, यानी कि उसमें बहुत ज्यादा उसमें क्या हो गई थी, और ऊंची वो बन गई थी, चमकीली हो गई थी। चोंच अधिक बंकिम और पैनी हो गई थी। तो इस प्रकार से परिवर्तन आ रहा है, क्योंकि बड़े हो रहे थे मोर और मोरनी। गोल आंखों में इंद्रनी की नीलाभ घुति झलकने लगी, यानी कि उसकी आंखें भी क्या हो गई, बड़ी सुंदर हो गई थी। लंबी नील हरित ग्रीवा की हर भंगिमा में धूप छाई तरंगे उठने और गिरने लगी थी। मोर का रंग आपने देखा होगा, बड़ा ही प्यारा होता है। दक्षिण बाम दोनों पंखों में
क्या हो गया था, स्लेटी और सफेद आलेखन स्पष्ट होने लगे थे और पूंछ लंबी हुई और उनके पंखों पर चंद्रिकाओं के इंद्रधनुषी रंग जो है उद्दीप्त हो उठे थे। तो इस प्रकार से मोर जो है जैसे जैसे बढ़ रहे थे उनमें जो है इतना बदलाव हो रहा था, बड़े सुंदर उनके पंख आ रहे थे, उनकी ऊपर की जो कलंगी थी वो भी जो है सघन हो गई थी और ऊंची हो गई थी, चमकीली हो गई थी। तो ये परिवर्तन उन मोर के बच्चों में आ रहा था जैसे जैसे वो बढ़ रहे थे। ठीक है, रंग रहित पैरों को गर्वीली गति से एक नई गरिमा से रंजित कर दिया। उसका गर्दन जो है ऊंची कर देखना, विशेष भंगिमा के साथ उसे नीची कर दाना चुगना, पानी पीना, टेढ़ी कर शब्द सुनना आदि क्रियाओं में जो सुकुमारता और सौंदर्य था उसका अनुभव देख कर ही जो है किया जा सकता है। यानी कि इतना सुंदर वो लग रहा था जब वो बड़े। तो किस प्रकार की गतिविधि कर रहे थे कि उनका गर्दन ऊंची कर देखना। तो जब मोर ऊंची गर्दन करके देख रहे थे तो वो क्षण भी जो है बड़ा सुंदर था। विशेष भंगिमा के साथ उसे नीची कर दाना चुगना, तो वो अलग प्रकार की एक भंगिमा बनाते थे अपनी स्थिति को और दाना को वो चुनते चुगते थे। पानी पीना और टेढ़ी कर शब्द सुनना, और अपने सर को जो है आपने देखा होगा मोर जो है टेढ़ी करके शब्दों को सुनता था। और आदि क्रियाओं में जो सुकुमारता थी यानी कि जो सुख था, जो अनुभव था, जो यहाँ पर लेखिका कर रही हैं, और सौंदर्य था उसका अनुभव जो है देख कर ही किया जा सकता है। गति का चित्र नहीं आंका जा सकता है। ठीक है, आगे कहती हैं मोरनी का विकास मोर के समान चमत्कारिक तो नहीं हुआ, परंतु अभी जो है अपनी लंबी धूप छाही गर्दन, हवा में चंचल कलंगी और पंखों की शाम श्वेत पत्र लिखा। तो क्या कह रही है लेखिका कि जिस प्रकार से मोर का विकास हुआ, मोरनी का विकास इतनी तेजी से नहीं हुआ है। मोर जो है ज्यादा सुंदर होता है, मोर में ज्यादा क्या होते हैं, रंग बिरंगे उसमें रंग आते हैं, और मोरनी में जो है इतना ज्यादा विकास तो नहीं हुआ। लेकिन फिर भी जो है क्या कह रही है लेखिका कि मोरनी का जो विकास है मोर के समान तो चमत्कारिक नहीं हुआ, परंतु अपनी लंबी धूप छाई गर्दन, हवा में चंचल कलंगी, पंखों की श्याम श्वेत पत्र लेखा और मंथर गति आदि से वह जो है मोर की उपयुक्त सहचारिणी होने का प्रमाण देने लगी। तो धीरे धीरे जैसे वो मोर और मोरनी बड़े होते रहे तो उनके शरीर में, उनकी जो बॉडी में जो है इस प्रकार का परिवर्तन हो रहा था। ठीक है, नीलाभ ग्रीवा के कारण मोर का नाम जो है रखा गया नीलकंठ, क्योंकि उसकी जो है जो ग्रीवा थी वो नीलाभ यानी कि नीले रंग का था, इसलिए जो है उसका नामकरण भी हुआ। मोर का नाम नीलकंठ था और उसकी छाया के समान रहने के कारण मोरनी का नामकरण हुआ राधा। तो मोर का नाम नीलकंठ था और उसी के नाम पर इस चैप्टर का नाम भी नीलकंठ पड़ा है। तो यहाँ पर क्या कह रही हैं, और जो मोरनी थी उसका नाम क्या पड़ा, उसका नाम पड़ा राधा। मुझे स्वयं ज्ञात नहीं कि नीलकंठ ने अपने आप को चिड़िया घर के निवासी जीव जंतुओं का सेनापति और संरक्षक नियुक्त कर लिया। सवेरे ही वह जब खरगोश, कबूतर आदि की सेना एकत्र कर उस ओर ले जाता जहां दाना दिया जाता। अब क्या कह रही हैं कि धीरे धीरे जो है जो मोर जो है जिसको देखकर एक दिन सभी पशु पक्षी वहां पर क्या हो रहे थे, आश्चर्य से उसे देख रहे थे, लेकिन धीरे धीरे जो है मोर ने वहां पर क्या कर लिया था, ऐसा लग रहा था कि जैसे वो सबका सेनापति हो और संरक्षक हो, या संरक्षक का मतलब सबकी रक्षा करने वाला। ठीक है, सुबह जो है जब उनको दाना दिया जाता था तो वो जो है सबको एकत्रित करता था और दाने जहां दाना दिया जाता था उस तरफ वो सबको लेके आता था और घूम घूम कर मानो सबकी रखवाली करता रहता था। किसी ने कुछ गड़बड़ की और वह अपने तीखे चंचू प्रहार से उसे दंड देने दौड़ा। तो यहाँ पर जो मोर है अब वो जो है सभी पशु पक्षियों का वहां पर क्या बन गया था, सेनापति बन गया था, और किसी ने अगर कुछ इस प्रकार की हरकतें की तो वो जो है दंड देने में भी पीछे नहीं हटता था। आगे क्या कह रही है लेखिका कि खरगोश के छोटे बच्चों को वह चोंच से उनके कान पकड़कर ऊपर उठा लेता था।
यानी कि जो खरगोश के छोटे छोटे बच्चे थे, यदि वो कोई गलती करते तो उसको भी क्या कर देता था, अपनी चोंच पर उनकी कान पकड़कर ऊपर उठा लेता था और तब तक आर्त कंदन न करने लगते उन्हें अधर में लटकाए रखता था। ठीक है ना। और जब तक वे जो है क्या नहीं करते, आरत कंदन न करते, यानी कि वो जो है ऊपर तड़फाते नहीं, तो उस समय तक वो जो है उसको अधर में यानी कि ऊपर अपनी चोंच में जो है उसको लटकाए रखता था। और कभी कभी उसकी पैनी चोंच से खरगोश के बच्चों का जो है कर्णवेद संस्कार हो जाता था, यानी कि उनके लग भी जाता था। पर वे फिर भी उसे क्रोधित होने का अवसर न देते थे। दंड विधान के समान ही उन जीव जंतुओं के प्रति जो है उसका प्रेम भी असाधारण था। प्राय वह मिट्टी में पंख फैलाकर बैठ जाता था। वो मोर जो है, मोर की बात हो रही है, नीलकंठ जो है वहां पर मिट्टी में अपने पंख फैलाकर बैठ जाता था और वे सब उसकी लंबी पूंछ और सघन पंखों में छुआल का खेल खेलते थे। तो यहाँ पर जो है वो जब मिट्टी में जो है अपने पंख फैलाकर बैठता था, सभी जो है उसमें क्या करते थे, बैठ जाते थे। ठीक है। GGIC फागलपुर में, चलिए बोलिए बोलिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा, क्या नाम है आपका? बुशरा। चलिए यहाँ से रीड कीजिए बेटा, यहाँ से पढ़िए। ऐसी ही किसी स्थिति में एक सांप जाली के भीतर पहुंच गया। जब जीव जंतु भागकर इधर उधर छिप गए, केवल एक शिशु खरगोश सांप की पकड़ में आ आ गया। गया। निगलने के प्रयास में सांप ने उसका आधा पिछला शरीर तो मुंह में दबा रखा था, शेष आधा जो बाहर था उससे चींची कर स्वर भी इतना तीव्र नहीं निकल तीव्र सका नहीं था निकल रहा। कि किसी को स्पष्ट सुनाई दे सके। नीलकंठ दूर ऊपर झूले में सो रहा था। उसी के चौकन्ने कानों ने उस मंद स्वर की व्यथा पहचानी और वह पूंछ पंख समेटकर पद से सर से एक झपट्टे में नीचे आ गया। संभवतः अपनी सहज चेतना से ही उसने समझ लिया होगा कि सांप के फन पर चोंच मारने से खरगोश भी घायल हो सकता है। उसने सांप को फन के पास पंजों से दबाया और फिर चोंच से इतने प्रहार किए कि वह अधमरा हो गया। पकड़ ढीली पड़ते ही खरगोश का बच्चा मुंह से निकल तो आया, परंतु निश्चेष्ट सा वहीं पड़ा रहा। पड़ा रहा। राधा ने सहायता देने की आवश्यकता नहीं समझी, परंतु अपनी मंद केका से किसी असामान्य घटना की सूचना सब और प्रसारित कर दी। माली पहुंचा, फिर हम सब पहुंचे। नीलकंठ जब सांप के 2 खंड कर चुका, तब उस शिशु खरगोश के पास गया और रात भर उसे पंखों के नीचे रखे उष्णता देता रहा। कार्तिकेय ने अपने युद्ध वाहन के लिए मयूर को क्यों चुना होगा, ये उस पक्षी का रूप और स्वभाव देखकर समझ में आ जाता है। मयूर कलाप्रिय वीर पक्षी है, हिंसक मात्र नहीं। इसी से उसे बाज, चील आदि की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, जिनका जीवन ही क्रूर कर्म है। कर्म है। नीलकंठ में उसकी चलिए बेटा बैठ जान जाइए, चलिए बैठ जाइए। ठीक है। तो ये यहाँ पर जो है उस दोनों मोर की जो कहानी है वो यहाँ तक हमने पढ़ ली है कि किस प्रकार से वो लेखिका उनको
अपने घर तक लाई और अपने घर से वो अपने चिड़िया घर में ले गई और चिड़िया घर में भी उन दोनों का नामकरण किया गया और उसने जो है किस प्रकार से अपनी जो है वहां पर भी वो सेनापति के रूप में और उन सभी पक्षियों का वो एक प्रकार से संरक्षक बन गया है। आगे की जो स्टोरी है उसको हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।